नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर आपको बताएं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वीआईपी रोड पर कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाल बाल बचे हैं पिता और पुत्री। पुलिस की मदद से कार चालक पकड़ लिया गया है और इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का, जहां पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया और इस हादसे में गनीमत ये रही कि बाल बाल पिता और पुत्री दोनों बच गए जो स्कूटी पर सवार थे और पुलिस की मदद से कार ड्राइवर को दबोच लिया गया। यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कार जो सामने से आ रही स्कूटी सवार को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती है, ये देख सकते हैं। लेकिन कहा यह जाता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वही स्थिति यहां पे भी देखने को मिली। और जो स्कूटी पर पिता पुत्री सवार थे दोनों बाल बाल बच गए और कार ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं लापरवाही और अनदेखी की दो तस्वीरें, वो भी सरकारी भवनों की अनदेखी। एक तरफ सरकारी क्वार्टर के घर की छत गिर गई, सीलिंग गिर गई वहां, और दूसरी तरफ पुलिस थाने में हादसे का इंतजार किया जा रहा है जो कभी भी हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकारी भवनों की अनदेखी की जा रही है? कब तक सरकारी कर्मचारी मौत के साए में इस तरीके से रहने को मजबूर होंगे? सबसे पहले बात चूरू की करते हैं, जहां कलेक्ट्रेट के पास सिविल लाइन के सरकारी क्वार्टरों में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। सरकारी भवनों की बदहाली की तस्वीर एक बार फिर देर रात सामने आई, जब जिला परिषद निजी सहायक के सरकारी आवास की छत भरभरा कर गिर पड़ी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, निजी सहायक गोरखाराम और उसका 10 सदस्यीय परिवार क्वार्टर में ही था। गनीमत यह रही कि इस हादसे में परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ, लेकिन डरा सहमा यह परिवार रात भर अपने घर के बाहर बरामदे पर बैठा रहा। आपको बता दें कि यहां पर सिविल लाइन में मजिस्ट्रेट, चिकित्सक, पुलिस अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों के सरकारी आवास हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कभी इनकी सुध नहीं ली है। मकान की छत वैसे ठीक लग रही थी, लेकिन बरसात भी नहीं है, पता नहीं कैसे गिरी। या तो पीडब्ल्यूडी जाने या फिर जो भी निर्माण कार्यकारी एजेंसी है वो जाने। नुकसान भी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, बढ़िया रहा। तो आपने चूरू में सरकारी भवनों का हाल और हादसा देखा। अब देखिए भरतपुर में पुलिस वालों के आवास का हाल। सरकारी आशियानों का जर्रा जर्रा जर्जर हो चुका है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है। पुलिस वालों के परिवार इन आवासों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन खुद महकमा भवन की हालत से अनजान बना हुआ है। पीडब्ल्यूडी भी इन भवनों को खतरनाक घोषित कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी नए क्वार्टर का निर्माण नहीं किया जा रहा है। यहां छतों का सीमेंट गिरता रहता है, लेकिन महकमा इनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। बड़ा सवाल यह कि आखिर ऐसी अनदेखी क्यों? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? और जब कोई बड़ा हादसा होगा तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? हर कोई अपने जिम्मेदारी से बचता नजर आएगा। और सवाल यह कि कब इन भवनों की सूरत बदलेगी? तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन भवनों में पुलिस के जो जवान हैं उनका परिवार रहने को मजबूर है। घर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कोई इंसान कैसे रह सकता है। लेकिन वो लोग जो दिन रात
हमारी और आपकी सुरक्षा और प्रदेश के कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे रहते हैं, वो मजबूरी में यहां रहने को मजबूर हैं। तो प्रवीण हमारे सहयोगी भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहां पर कोई इंसान रह कैसे सकता है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ क्या इंतजार किया जा रहा है किसी बड़े हादसे का? जी, मैं आपको बता दूं, ये नेशनल हाईवे पे हलैना थाना है, जिसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसके आला अधिकारियों को भी, महकमे के आला अधिकारियों को भी कई बार थाना प्रभारी लिखित में दे चुके हैं और उसका अवलोकन भी करवा चुके हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसको नाकारा घोषित करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है कि यह भवन अब पुलिसकर्मियों के रहने लायक नहीं है और इन्हें तोड़वा कर दोबारा से नए भवन बनवाए जाए, नए क्वार्टरों का निर्माण करवाया जाए, जिससे पुलिसकर्मी सुरक्षित रह सकें। लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और पुलिसकर्मी मजबूर है इन जर्जर क्वार्टरों में रहने के लिए। कई बार हादसा होते होते बचा है, जब पुलिसकर्मी आराम कर रहे होते हैं, इस दौरान कई बार छत का प्लास्टर भी इनके ऊपर गिरा है, जिसे इन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा है। जी, तो प्रवीण, क्या आपकी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात हुई? क्या नए भवन कब बनेंगे? क्या कोई बड़ा हादसा होगा तभी? जी, आपको बता दें कि 2 साल से इन्होंने एक नोटिस जारी किया है पुलिस विभाग के महकमे को, कि उन्होंने यही कहा है कि जब बजट आते ही और इसको तोड़वाया जाए और पीडब्ल्यूडी दोबारा से नक्शा तैयार करके उन्हें सरलता से बनवा के और मजबूती से बनवा के इन नए क्वार्टर इसी स्थान पे खड़ा करेगी, जिसके लिए अभी तक कोई भी आदेश जारी पुलिस विभाग की ओर से नहीं किए गए। वहीं पीडब्ल्यू विभाग इंतजार कर रहा है। चलिए, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द पीडब्ल्यूडी जागे और यहां के हालात सुधरें। बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बाड़मेर में गुजरात एसओजी और एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात डकैत शक्तिदान को गिरफ्तार कर लिया है। 1982 से इस डकैत की तलाश थी। तो यह बड़ी खबर, बनासकांठा के अकबरगढ़ बैंक में डकैती और फायरिंग का आरोप है। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। बाड़मेर में आज गुजरात से आई एसओजी और एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और शक्तिदान को गिरफ्तार कर गुजरात अपने साथ ले गई। इस कुख्यात डकैत ने 1982 में बनासकांठा के अकबरगढ़ बैंक में डकैती कर फायरिंग की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि गडरा रोड में रहने वाले कुख्यात डकैत शक्तिदान को 38 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। ये एसओजी गुजरात बनासकांठा जिले से यहाँ पर आई और उन्होंने गडरा रोड थाना क्षेत्र में शक्तिदान सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उनके पास ये कागजात थे कि ये 1982 में अकबरगढ़ नाम की एक जगह है, वहां पर एक बैंक डकैती और मर्डर, 3 लोगों के मर्डर के केस में ये वांटेड था। वहीं उदयपुर से एक बड़ी खबर आपको बताएं, एसीबी ने यहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फाइनेंस एडवाइजर आबिद खान को ट्रैप किया है। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम स्मार्ट सिटी में आरोपी है फाइनेंस एडवाइजर, जिसे धर दबोचा है एसीबी की टीम ने। तो उदयपुर में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एमएन दिनेश साहब के पास एक परिवादी आया था जिसका नाम प्रवीण जी थे। वो यहाँ से उदयपुर से पहुँचे और उन्होंने बताया कि भाई ये जो एफए साहब हैं आबिद खान जी, ये उनसे विभिन्न कार्यों के लिए बार बार पैसे मांगते हैं, उनको परेशान करते हैं और रिश्वत की राशि मांग रहे हैं। तो फाइनली जो तय हुआ वो 3 लाख रुपए की रिश्वत की राशि तय हुई। तो हमने उसका वेरिफिकेशन कराया। हमारी टीम जयपुर से आई, जिसमें चित्रगुप्त जी डिप्टी साहब हैं, मैं हूँ और हमारी टीम है। उन्होंने आज इस आबिद खान जो एफए हैं इसमें जयपुर स्मार्ट सिटी में, इनको 3 लाख रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 1 लाख रुपए इन्होंने कल ले लिए थे, 2 लाख रुपए आज लिए, राशि रिकवर हो गई है और आगे की जो भी कार्रवाई है नियमानुसार वो की जाएगी। तो मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली। एसीबी ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि स्मार्ट सिटी उदयपुर के हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। और आप देखिए ये वो
फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उदयपुर स्मार्ट सिटी के, जिनका नाम आबिद खान है। ये रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। 1 लाख रुपए की रिश्वत ये पहले ले चुके थे और 2 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने आज ली है। और उसी के साथ में जयपुर एसीबी की टीम ने एडिशनल एसपी संजीव नैन के नेतृत्व में यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और रंगे हाथों 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में इन्हें ट्रैप कर लिया गया है। प्रवीण नाम के एक फरियादी हैं जो कि उदयपुर में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न ठेके को लेते हैं और करीब 50 से 60 लाख रुपए के बिल पेंडिंग उनके थे। इन पेंडिंग बिलों के निस्तारण के लिए यहाँ पर जो उनको दबाव बनाया जा रहा था और अब उन्होंने जयपुर दिनेश एमएन के सामने जाकर अपनी फरियाद पेश की और उसके बाद में जयपुर एसीबी की टीम ने प्लान करने इस ट्रैप को पूरा तरह से प्लान किया गया। और जब ये ट्रैप प्लान किया गया तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयपुर एसीबी की टीम उदयपुर आई, पहले इसका वेरिफिकेशन कराया गया। कल 1 लाख रुपए की रिश्वत ये वेरिफिकेशन के दौरान पहले ही ले चुका था और उसके बाद आज 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने रंगे हाथों ट्रैप किया है बिल पास कराने की एवज में। और जो दूसरे काम यहाँ पर प्रवीण जो कि फरियादी है उसके स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर जब पढ़ते थे तो उसके बिल को पास करने की एवज में यहाँ पर रिश्वत मांगी जाती थी। एक तरह से इसे एसीबी एक्सटॉर्शन के रूप में भी देख रही है क्योंकि धमकी भरे लहजे में यहाँ पर रिश्वत की मांग की जाती थी और पहले 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 1 लाख रुपए पहले ले लिए। लगातार परेशान होने के चलते जो प्रवीण नाम का फरियादी था उसने एसीबी की टीम को शिकायत दर्ज कराई थी और एसीबी की टीम ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद इसे गंभीरता से लेते हुए स्मार्ट सिटी के कार्यों में एक बड़े यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। एक बड़े भ्रष्ट अधिकारी को एसीबी की टीम ने अपने कब्जे में लिया है और अब 2 लाख रुपए की रिश्वत राशि इनसे बरामद भी कर ली है। एसीबी की टीम हाउस सर्च की कार्रवाई कर रही है। आबिद खान के साथ में उनका एक दलाल आरिफ भी एसीबी ने गिरफ्तार किया। तो उदयपुर में 2 लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जयपुर एसीबी की टीम ने आबिद खान और जो दलाल है उनके आरिफ, उन दोनों को गिरफ्तार करते हुए अब अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। वहीं एक बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके यह धमकी दी गई। फोन आने के बाद जयपुर पुलिस एक्शन में आई, जिसके बाद जमवा रामगढ़ के पापड़ गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। धमकी देने वाले शख्स का नाम लोकेश मीणा है। शुरुआती पूछताछ में यह डिप्रेशन में लग रहा है। 26 से 27 साल की उम्र इसकी बताई जा रही है। कंपटीशन की तैयारी कर रहा था आरोपी। तो यह बड़ी खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री आवास को उड़ाने की धमकी इसने कंट्रोल रूम में फोन करके दी, जिसके बाद जयपुर पुलिस एक्शन में आई और जमवा रामगढ़ के पापड़ गांव से इसे धर दबोचा। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें यह डिप्रेशन में बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जो है उसको लेकर के एसओजी ने मुकदमा दर्ज कराया है। 2 लोग नामजद और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओजी में एफआईआर संख्या 47/2020 दर्ज हुई है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने परिवाद दिया था। एसओजी मामले की गहनता से अब जांच करेगी। खरीद फरोख्त मामले में कई लोगों से पूछताछ भी होगी। एटीएस एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ की मॉनिटरिंग में इसकी जांच होगी। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, मुकदमा दर्ज हुआ है, 2 लोग नामजद हैं और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन कौन है ये लोग और कुल कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आज ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे जो एसओजी के एडीजी हैं अशोक राठौड़, उनसे बात की है। उन्होंने इस बात की जो परिवार डॉक्टर महेश जोशी मुख्य सचेतक हैं, उनको पहले ये जो शिकायत मिली थी, कुछ फोन आए थे विधायकों के पास में, तो वो जो जिन नंबरों से फोन आए थे सबसे पहले उन नंबरों की जांच एसओजी करेगा और इसके अलावा कुछ और विधायकों के पास भी फोन गए थे। इन तमाम पहलुओं की जांच अब एसओजी करेगी। 2 लोगों के नाम अब एफआईआर दर्ज अभी हुई है, इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद संभवतः इस पर एसओजी कुछ जो अपने अधिकृत बयान है वो जारी करेगी। आज एफआईआर 47/2020 जो दर्ज हुई है, इसमें कई अन्य नाम भी हैं। इन सभी नामों या सभी व्यक्तियों से और जो जिनके पास फोन आए थे, जिन लोगों ने फोन किए थे राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में,
तो इन पर एसओजी अब सभी लोगों से पूछताछ करेगी, क्योंकि डॉक्टर महेश जोशी के बयान भी इस बारे में लिए गए थे और उन्होंने जो परिवाद दिया था इस संबंध में उन्होंने कुछ साक्ष्य भी एसओजी के सामने पेश किए थे। तो अब इस पूरे मामले की जोर शोर से एसओजी ने जांच शुरू कर दी है और इसमें कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आपके पास राकेश फिर से आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और खबर है, वो दर्शकों को बता दें। सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, बीजेपी ने एक नोटिस दिया विधानसभा सचिव को। राज्यसभा चुनाव में 35 करोड़ के डील का आरोप भी लगा है। नेता प्रतिपक्ष की ओर से 5 विधायकों ने नोटिस दिया। विधायक अशोक लाहोटी, रामलाल शर्मा, निर्मल कुमावत, मदन दिलावर और सुभाष पुनिया ने नोटिस दिया है। केंद्र राजस्थान सरकार एक बात कहती है कि हर चीज के लिए केंद्र करें। केंद्र अब तक किसान सम्मान निधि के 1200 करोड़ दे चुका है, एसडीआरएफ फंड से 740 करोड़ दे चुका, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 2765 करोड़ दे चुका। आपको लगभग 1883 करोड़ रुपए केवल हेल्थ सिस्टम के इंप्रूवमेंट के लिए दे चुका। इसके अलावा 50,000 पीपी किट, 1 लाख N95 मास्क, 2 लाख ट्रिपल लेयर मास्क, ये सब आपको केंद्र सरकार राजस्थान सरकार ने दिया है। इसके अतिरिक्त अनाज दिया, सारी व्यवस्था आपकी की। जरा राजस्थान सरकार इस बात का जवाब दे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपसे राजस्थान के लोगों ने कुछ मौलिक चीजें मांगी थी। एक तो हर जरूरतमंद तक राशन पहुंच जाए, आप उसको नहीं दे पाए, वितरित नहीं कर पाए, उसमें पूरी तरह राजनीति करने का। एक मांग है कि बिजली पानी के बिल माफ कर दो, उसको भी आप पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, कहीं किसी विषय को लेकर के बैठ करके योजना बनाई जाए। आज ग्रामीण रोजगार की योजना केंद्र सरकार ने चालू की, 125 करोड़ दिन की योजना है। उस 125 दिन की योजना में भी सरकार, राजस्थान सरकार 15 दिन निकाल चुकी है। जितना दिन उसको विलंब से रोजगार मिलेगा, राजस्थान सरकार की जेब से एक पैसा नहीं जाने वाला। उसके बाद भी गरीब के पेट में लात मारने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। वहीं सीएम के खिलाफ बीजेपी के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पलटवार किया है और कहा कि प्रस्ताव देना था तो मेरे खिलाफ देते, सीएम के खिलाफ क्यों दिया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष को दिया है। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप थे उसको लेकर के आज विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की, आगे क्या रणनीति रहेगी? अब देखिए, मैंने अभी तक वो नोटिस देखा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी की बौखलाहट है, उनकी फेस सेविंग करने की कोशिश है। वो जो बार बार अपने आप को पाक साबित करना चाहते हैं, जो वो है नहीं, उसकी एक असफल कोशिश है। मैंने शिकायत दी मेरे खिलाफ करते, मैंने शिकायत दी मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करते, मेरे खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस देते। शिकायत मैंने की और नोटिस दे रहे मुख्यमंत्री जी को। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाती रहती है, अनावश्यक प्रेशर बनाने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं आरोप लगा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करती है। कर्नाटक में करी, मध्य प्रदेश में करी, गुजरात में करी, महाराष्ट्र में कोशिश करी, और भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है देश के लोकतंत्र की जो पवित्रता उसको वो समाप्त कर रही है। उनको अगर कोई नोटिस बनता, मानहानि को मुकदमा बनता है तो मुझ पे करें। मैं हर तरीके के मुकदमे को, हर तरीके के नोटिसों का सामना करने को तैयार हूं। आपने चिट्ठी लिखी थी बकायदा एसओजी को और एसीबी को भी। बीजेपी अब यह आरोप लगा रही है कि सबूत होते तो आप वहां पर पेश कर देते। अभी तक जो आरोप लगाए गए थे उनके सबूत पेश नहीं किए गए। मैं बार बार ये तो कहूं, भारतीय जनता पार्टी अपने पे क्यों ले रही है? गिल्टी कॉन्शियस है, उनके अपने मन में चोर है, इसलिए वो बार बार मेरी चिट्ठी को, मैं पूछ रहा हूँ एसओजी से, भाई क्या कार्रवाई हुई। मैं कुछ चिट्ठी लिखूंगा एसओजी को कि आपने क्या कार्रवाई करी है और आगे इसमें क्या कार्रवाई अपेक्षित है। तो मैं खुद एसओजी को चिट्ठी लिखूंगा कि इसमें आगे और कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश, हमारे सहयोगी। राकेश, बीजेपी ने तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव को लेकर के नोटिस दे दी है, लेकिन अब इस मामले पर आगे सियासत पूरी तरीके से अब गर्म होती नजर आ रही है प्रदेश की। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये जो मामला राज्यसभा चुनावों के दौरान उठा था, तब भी एसओजी ने बहुत एक पैनी नजर इस पूरे राज्यसभा में जो चुनाव हुए थे उन पर रखी थी, क्योंकि इसमें जैसे एसओजी और राज्य सरकार को यह अंदेशा था कि कई राज्यों में हाल ही में बहुत बड़े लेवल पर जो धन बल का प्रयोग हुआ है, चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से संपन्न नहीं हुए। तो एसओजी
और एसीबी में ये परिवाद दिया गया था कि जो राज्यसभा चुनाव हैं उसमें राजस्थान में भी कुछ ऐसे फोन विधायकों के पास आए हैं जिनमें विधायकों को प्रलोभन देकर के और अपना मत बदलने के जो उसमें बात की गई थी। तो इसकी एसओजी और एसीबी ने जो उस समय परिवाद दिया था उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। तो इसमें जो धन बल और चलिए, तो एक तरीके से राकेश कहें तो राज्यसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी सियासत जो है वो पूरी तरीके से चरम पर है और ये आगे और भी देखने को सियासत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर करौली से है, जहां पर पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। सपोटरा के काली सिल बांध में डूबने से युवक की मौत हुई है। दोस्तों के साथ नहाने गए दोनों युवक गहरे पानी में डूब गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो 2 युवकों की डूबने की वजह से मौत हुई है। दोस्तों के साथ ये दोनों युवक नहाने के लिए गए थे और गहरे पानी में डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई है और उनके शवों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका है। तो ये बड़ी खबर करौली से, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए। दोनों ही युवकों के शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए वहां गए थे। राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप अब भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचने की तैयारी में है। जी हां, महाराणा प्रताप की 12.5 फीट की कांस्य की प्रतिमा अब भगवान राम की नगरी अयोध्या में स्थापित होने जा रही है। जयपुर में महाराणा प्रतिमा को तैयार किया जा रहा है। करीब 7 महीने में इस प्रतिमा को तैयार किया गया और अगले 10 दिन में यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। प्रतिमा को अंतिम रूप देने के लिए जो काम है वो युद्ध स्तर पर जयपुर में चल रहा है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक साथ 3 काम इस प्रतिमा को अंतिम रूप देने के लिए चल रहा है। जो वेल्डिंग का काम बाकी बचा हुआ है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों के अंदर जो हमें क्षत्रिय समाज अयोध्या की ओर से ऑर्डर दिया गया है। हम इस पे पिछले 7 महीने से काम कर रहे हैं। हालांकि 3 महीना कोरोना पीरियड की वजह से काम नहीं हुआ। हमने 4 महीने इस पे दिन रात काम किया है। उसमें पहले इनका क्ले मॉडल बनाया गया, फिर इनको पार्टी को अप्रूव करवाया गया। उसके बाद में इसकी डाई प्रोसेस हुई और इटालियन लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से इस प्रतिमा का निर्माण किया गया। वर्तमान में अभी आप जो देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा काम अभी बाकी है, तलवार का और भाले का और कुछ और चीज़ें लगनी बाकी है। ये प्रतिमा 12.5 फीट की है। इसका लगभग वजन है वो 1500 kg के आसपास है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वक्फ बोर्ड की जयपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरगाह की जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। अवैध निर्माण करने वाली एक बेकरी को सील कर दिया गया। अवैध निर्माण मामले में थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।